तुमने 6000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। जिन आतंकियों ने रियासी में बस पर हमला किया था, उन आतंकियों के मददगार को जिंदा दबोच लिया गया है। उस मददगार ने आतंकवादियों को रास्ता दिखाया था और तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई थी। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी भी लॉन्च की है जिसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म कश्मीर में उन्होंने जो सा वो लॉन्च कर दी है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो से हैं वो इस चीज को लेके, कश्मीर को लेके, पाकिस्तान वाले इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 1500 करोड़ की 84 योजनाओं की वो सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। कल योग दिवस कार्यक्रम में शिरकत करना है पीएम को। एबिलिटी और कैपेसिटी है वो इंडिया के मुकाबले की नहीं है। इंडिया के पास बड़ी फौज है, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया के पास असला ज़्यादा है, इंडिया के पास टैंक्स ज़्यादा हैं, इंडिया की सप्लाई चेन हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন দীপ ইনফরমেশন। তো বন্ধুরা, একদিকে যখন জম্মু কাশ্মীরের ভেতর পরিস্থিতি উত্তপ্ত, তো সেখানে আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয়বারের জন্য সেখানে ভিজিটে যাবে। তাই সব মিলে সেখানকার পরিস্থিতি অনেক জটিল। যেটাই হোক, খবর বেরিয়ে আসছে রাইসের ভেতরে যে বড় মাস্টার প্ল্যানকে করিয়েছে বা যে সম্পূর্ণ সাহায্য করেছে সেই ব্যক্তিকে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তিটি মাত্র 6000 টাকার জন্য এই সমস্ত কিছু করাতে সাহায্য করেছে। ব্যক্তিটি তো হাতে লেগেই গেছে, যদিও একে এখনো জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। যদিও বন্ধুরা, এই সমস্ত ব্যক্তিগুলোর সাথে কি করা উচিত আপনাদের মতামত কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। তবে তার আগে ভিডিওটি আগে দেখে নিন যে পাকিস্তানের মিডিয়াতে এই সবকিছুকে নিয়ে কিভাবে আলোচনা করছে আর তারাই বা কি বলছে। অ্যাকচুয়ালি এরা তো কখনো তো মানেই না যে পাকিস্তানে পাখি ফ্যাক্টরির শুয়োরগুলো তারাই তৈরি করছে, কিন্তু যখনই ঠোকাই হয়, যখনই ধরা পড়ে, তখনই এদের মাথায় হাত পড়ে। যাই হোক, পুরো ভিডিও ক্লিপটাকে দেখে নিন। जिन आतंकियों ने रियासी में बस पर हमला किया था, उन आतंकियों के मददगार को जिंदा दबोच लिया गया है। उस मददगार ने आतंकवादियों को रास्ता दिखाया था और तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई थी। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और रईसी के हमलावरों के मददगार को दबोच लिया गया है। मान को तो वो मार रहे हैं। नहीं, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आपने बोला कि वहाँ पे टेररिस्ट ज्यादा हैं, वो भी यही रोना रोते हैं। वो कहते हैं कि हमारी साइड पे जो आते हैं, लेकिन उनका ये क्लेम है, उनका वो ये कहते नजर आते हैं कि वो पाकिस्तान स्टांस ये है कि पाकिस्तान साइड से आते हैं। और इसी को लेके तो उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि अब वहाँ पे कोई भी अगर टेररिस्ट, कोई दहशतगर्द नजर आएगा, उसके लिए जीरो टॉलरेंस है। और फिर बड़ी बात देखें, आपने ये बातें की, पाकिस्तान में नो डाउट यही स्टांस होता है। थोड़ी सी मैं इधर अपनी भी ओपिनियन देना चाहूंगा। मुझे ये बताएं, आपको पता है G20 की मीटिंग उन्होंने अपने कश्मीर में साइड पे करवाई। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री, इस्लामिक कंट्री, जो UAE जैसा कंट्री, जो सा इस्लामिक कंट्री, वो इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करता नजर आ रहा है। आपको पता है वहाँ पे दुनिया के मतलब मुख्तलिफ कंट्री से टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोई एक इस्लामिक कंट्री बता दें जो कश्मीर में आके बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कोई छोटी मोटी हो तो शायद उसका। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि G20 में आपका नंबर कौन सा? हम तो है ही नहीं ना। है ही नहीं तो फिर भाई हमारा ये बनता ही नहीं है कि वो क्यों वहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा चले, ये तो बनता है OIC में हम हैं, तो OIC की मीटिंग कश्मीर में करके दिखाए ना। वजह नहीं हो सकती। बात फिर वही है कि हमारा नौजवान पढ़ा लिखा है ही नहीं। ठीक है, हमारे वही चंद 100 पॉलिटिशियन जो के पैसे लेकर, जो के करप्ट अनासर हैं और वो बाप दादा से उन्होंने गद्दी संभाली हुई है। ठीक है, वही लोग हैं। एक आप किसी सियासतदान को खरीद लेते हैं तो वो नस्ल दर नस्ल उनका बिक जाता है। हमारे यहाँ कोई एक नौजवान क़यादत अगर किसी भी पार्टी से खड़ी होती है, मैं नो डाउट किसी को ये नहीं बोलता, नून लीग, PTI या किसी भी जमात से, नौजवान को वोट ही नहीं पड़ता। नौजवान को वोट कैसे पड़ेगा? नौजवान यूनिवर्सिटी में जाएगा तो अपनी वो ग्रूमिंग करेगा ना। नहीं, और उसमें एक रीजन ये भी बताई जाती है ना, नौजवान को वोट इसलिए नहीं पड़ता कि यार इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चा है, इसे क्या पता, सियासत तो बड़ों का काम है। जबकि ये कंसेप्ट दुनिया में, अगर सियासत बड़ों का काम है ना, तो फिर बड़े मुल्क संभाल के दिखा दे। 75 साल गुजर गए हैं ना, एक सदी के करीब गुजर चुका है ना, फिर संभाल के दिखा दे। ठीक है, आपसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ने अपना बदला ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? सोशल मीडिया पर इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया से ही हमें पता चला है और ये अभी इसमें 100% कन्फर्मेशन तो नहीं है कि इंडिया ने मारा है या इसमें कौन मुलव्वस है, लेकिन अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखें तो इसमें इंडिया ही मुलव्वस होगा। और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। अभी कल परसों भी एक वो तांबा नामी जो बंदा है उसको भी उन्होंने टारगेट किया है। उससे पहले हमारे एक ISI के ब्रिगेडियर थे, ये DG खां वाली साइड पर, ये अभी लास्ट ईयर की बात है, उसको भी इन ड्यूटी उन्होंने टारगेट किया है। तो इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है।
और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसेस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। बिल्कुल सर, ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान को एक महफूज और ट्रस्टवर्दी कंट्री कंसीडर नहीं किया जाता। पाकिस्तान में ना इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है, ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है। सर, कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले की बात है, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे उन दहशतगर्दों को जो पूरी दुनिया से इंडिया में आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और बाद में पाकिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। कहा जा रहा है कि ये उसी की एक कड़ी है, वो सिलसिला शुरू हो गया है। इंडिया ने जो धमकी दी थी वो शुरू हो गया काम। देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात तो ऑलरेडी भी हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो किरदार हैं वो शामिल हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसमें अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पीछे बड़ी क़ुव्वतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है या इसराइल है और दूसरे जो बड़े हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया का जो मामला है उसमें देखा होगा कि पहले इंडिया में भी कुछ अटैक्स हुए थे जिसमें उन्होंने फर्दर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था, जैसे मुंबई अटैक्स हैं या पुलवामा का वाक़या था मकबूजा कश्मीर में, तो वो उसके तनाज़ुर में हमसे कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। उसमें 100% पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया। पाकिस्तान समझता है कि हमारी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है वो इंडिया के मुकाबले की नहीं है। इंडिया के पास बड़ी फौज है, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया के पास असला ज़्यादा है, इंडिया के पास टैंक्स ज़्यादा हैं, इंडिया की सप्लाई चेन हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो जब इंडिया की सप्लाई चेन हमसे मजबूत है, इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया के पास वेपन ज़्यादा हैं, इंडिया के ग्लोबल कनेक्शन ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान को कल को अगर इंडिया के साथ कोई ऐसा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या एडवांटेज है? और इस हवाले से एक ही एडवांटेज है और वो न्यूक्लियर वेपन्स है। इसीलिए पाकिस्तान क्या करता है पाकिस्तान ने अपनी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, गो के पाकिस्तान मानता नहीं है, कोई लार्ज लीडर है नहीं है, ऑफिशियल आपको पता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की कोई आई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स फर्स्ट, सो फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, दैट डजंट मीन कि पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। कल को अगर कहीं जंग हो जाती है तो अगर इंडिया न्यूक्लियर वेपन पहले इस्तेमाल कर देता है, सवाल है ना एक कि तो বন্ধুরা প্রথমে আমি আপনাদের বলে দিই যে আমরা বাইরের শত্রুকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিউট্রালাইজ করতে পারবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ঘরের ভেতরে শত্রুগুলোকে দমন না করতে পারি। আর আমাদের ঘরের ভেতরে শত্রুগুলো কারা সেটা আপনারা ভালোভাবে জানেন। দেখুন, খাচ্ছে আমাদের, নিচ্ছে আমাদের, পড়ছে আমাদের, সবকিছু আমাদের করছে, কিন্তু কাজ কাদের জন্য করছে? পাকিস্তানের জন্য করছে। হ্যাঁ, তাই সবার প্রথমে বাইরের শত্রুকে নিউট্রালাইজ করার আগে আমাদের ঘরের শত্রুগুলোকে ভালোভাবে বা কড়াভাবে দমন করা উচিত, কেননা আমরা তো আগে নিজেদের ঘরের শত্রুকে দমন করতে ব্যর্থ। দেখুন, আমি আপনাদের আগেও বলেছি, আবারও বলছি, আর ভবিষ্যতেও বলবো যে বাইরের শত্রু ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ঘরে আক্রমণ করতে পারে না যে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঘরের ভেতরের লোক তাদেরকে সাহায্য না করে। এই কথাটা বারংবার আমি আপনাদের বলে এসেছি, আর রিয়াসি হামলা এটা আবারও জলজান্ত প্রমাণ হয়ে দেখিয়ে দিল যে হ্যাঁ, আমাদের ঘরের ভেতরের লোকে মজুদ আছে। নয়তো একবার ভাবুন, পাকিস্তানে পাখি ফ্যাক্টরি শোরগুলো তো শুধুমাত্র ট্রেনিং নিচ্ছে, কিন্তু এই জম্মু কাশ্মীরের ভেতরে এসে কোথায় আমাদের পূর্ণ তীর্থযাত্রীদের বাস যাচ্ছে, কোথায় থেকে হামলা করলে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ আসবে না, কখন হামলা করলে জায়গাটা ফাঁকা থাকছে, কখন সেনাবাহিনী পেট্রোলিং করে, এই সমস্ত কিছু ইনফরমেশন যদি আমাদের ঘরের ভেতরের লোক নাই দেয় তাহলে তারা পায় কি করে? একবার ভেবে দেখুন ওই ব্যক্তি বা ওই ভাগড়ার মানসিকতা কতটা খারাপ। মাত্র ৬,০০০ টাকার জন্য নিরীহ নিষ্পাপ, যার মধ্যে একটা বাচ্চা ছিল, সেই সমস্ত লোকগুলো কারা? সবাই তো ছিল সনাতন ধর্মী ব্যক্তি যাদের এতটুকু পাপ ছিল না, তারা তো জাস্ট পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। তাদের উপর পেছন থেকে সমস্ত কিছু সঠিক ইনফরমেশন দিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করে তাদের বেচারীদের নিরীহভাবে বা নৃশংসভাবে মেরে দিল। তো এই সমস্ত মানুষগুলোর সাজা কি হওয়া উচিত? অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।